दोस्तों 25 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट की, इसलिए आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टॉपर सीरीज पूरी स्टार्ट कर दी। ओके, मैं पहले ही आपको बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ बता दिए, काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ आपको बता दिए हैं, साथ ही आपका पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य खंड के इन टॉपिक के भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ओके, बहुत ज्यादा यह भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, इससे भी आपका क्या है एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस इस टॉपिक से आपका 6-7 जो मेन क्वेश्चन है उन्हें बस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, 6-7 क्वेश्चन बस आपको माइंड में रखना है, आपका यहाँ से आपका क्या है कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे दोस्तों बन जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, 12th हिंदी टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य को कितनी विधाओं में बांटा गया है? विधाओं के नाम लिखिए। क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य को 2 विधाओं में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका प्रमुख विधाएं, एक होता है आपका दोस्तों गौण विधाएं। अब प्रमुख विधाएं के अंतर्गत कौन आता है, गौण विधाएं के अंतर्गत कौन आता है, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए आपने ये सब तो सुना होगा, नाटक, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, ये सब इतने आपको टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। किसमें? ये सब आपके क्या है गद्य साहित्य के इतिहास के ये सब टॉपिक होते, इतने सारे आपके ये टॉपिक दिए हुए। नाटक है, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सब आपके क्या टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक को क्या है 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक प्रमुख विधाएं यानी जो प्रमुख टॉपिक को क्या है प्रमुख विधाएं लिख दिए गए, गौण विधाएं यानी हो जाते हैं जो अलग से कुछ और टॉपिक हैं। ओके, तो प्रमुख विधा में आपके मेन टॉपिक आते हैं जिसमें नाटक आता है, एकांकी आता है, उपन्यास आता है, कहानी आता है, निबंध, आलोचना, ये 6 टॉपिक आके हैं। बाकी जो अन्य जितने भी टॉपिक आपके बचते हैं वो सब किस में आते हैं? गौण विधा में आते हैं। तो क्या याद रखना है, गद्य साहित्य को 2 विधा में बांटा गया है, एक प्रमुख विधा है, एक गौण विधा है। ओके, अब प्रमुख विधा में कौन कौन आता है वो भी आपको क्लियर एकदम याद रखना है, और गौण विधा में कौन आता है वो आपको याद रखना है। 3 नाम भी आप याद रख ले तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। अब जैसे आपका निबंध की परिभाषा है, तो निबंध की परिभाषा जो निबंध वाला टॉपिक है, यहाँ जो परिभाषा है बाबू गुलाब राय के अनुसार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वो आपको याद करके रखनी है। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार आपके पेपर में आ सकता है इसी बार से कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या फिर सिंपल सीधा आ जाए आपका कि यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाए कि सीधे निबंध की परिभाषा लिखिए, तो फिर आपको याद करके रखना है, इसी को आपको लिख देना है। ओके, तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, स्वस्थता और सजीवता तथा आवश्यकता, संगति एवं सभ्यता के साथ किया जाता है। तो आपको अलग से लगेगा, लेकिन आपको यहाँ 2-3 पढ़ना है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, ओके, मतलब कुछ पेजों में हम निबंध का आप कैसे रखते हैं, कुछ सीमित आकार पेजों में, ओके, कुछ सीमित पेजों में आप एक विषय के बारे में क्या है पूरी आप जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इसे आपको तैयार कर लेना। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई परिभाषा दी तो वो एकदम फिक्स रहती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से बना लें। जो अब अपने हिसाब से बनाने वाली होती है हम बना सकते हैं, लेकिन अब किसी व्यक्ति ने जो फिक्स कहा वो उसकी परिभाषा फिक्स रहती है। ओके, इस बार नेक्स्ट हमारा अब यहाँ से आपके एकदम सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम सिलेक्टेड वाले जो आपको एकदम 4 से 5 क्वेश्चन है वो एकदम रटे होने चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनता है। ओके, रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर लिखिए। चलिए समझ लेते हैं। ओके, समझ कर तैयार करते जाइएगा। रेखा चित्र और संस्मरण, संस्मरण यानी क्या है, जो हम अपने यादों को, अपने जो पहली बीती हुई हमारी घटनाएं हैं उनको याद करके लिख रहे हैं, वो आपका संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र में क्या होता है कि कोई भी जो घटना हम देख रहे हैं उसका हम क्या वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन एकदम चित्रात्मक वर्णन करें तो आपका रेखा चित्र कहलाता है। तो क्या लिखना है, संस्मरण में लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण देता है। संस्मरण में क्या है, स्मृति पटल पर अंकित, यानी जो लेखक है उसके साथ जो बहुत पहले जो घटनाएं हो चुकी, मान लीजिए 5 साल पहले, उसके 10 साल पहले कोई घटना घटी हो गई, वो उसे अचानक से याद आ जाती है, तो फिर वो उसे क्या लिखता है, तो क्या कहलाएगा, संस्मरण कहलाएगा। ओके, जो स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को अगर बता रहा है वो आपका संस्मरण कहलाएगा। रेखा चित्र में क्या होता है, रेखा चित्र में तत्काल वाला होता है। ओके, किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन किया जाए, रेखा चित्र, चित्रात्मक वर्णन किया जाए, रेखा चित्र। ओके, अब जो संस्मरण होता है हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र है वो आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। ओके,
अब संस्मरण की शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। चित्र से चित्रात्मक, रेखा चित्र चित्रात्मक, रेखा चित्र चित्रात्मक। तो रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक, संस्मरण की शैली क्या होती है आपकी वर्णनात्मक या फिर दोस्तों आपकी विवरणात्मक होती है। तो ये आपको 3 में अंतर दी, मैं 3 आपको अंतर बताऊंगा। पेपर में दोस्तों यहाँ से आपको 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, 2 पॉइंट आपको एकदम लिखना है, लेकिन आपको 3 याद करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, कहानी और उपन्यास में अंतर। ओके, देख लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक से हम बात करते हैं तो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है। ओके, वैसे ये जो आपके टॉपिक है एमपी बोर्ड के सिलेबस में हम देखें तो जो आपका गद्य साहित्य का इतिहास है ये गद्य खंड के सेक्शन में आता है, और जो पद्य साहित्य का इतिहास है वो काव्य खंड के सेक्शन में क्या है कवर किया जाता है। और आपके काव्य खंड वाले सेक्शन से 2 क्वेश्चन आने हैं और गद्य खंड वाले सेक्शन में 2 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन क्या होता है अक्सर पेपर में इस प्रकार से होता है कि काव्य खंड से मतलब आपकी किताबी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे, और एक आपका पद्य साहित्य का इतिहास रख दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसी बार से गद्य में किया जाता है। गद्य खंड से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आपका क्या गद्य साहित्य के इतिहास से आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गद्य साहित्य के इतिहास से टॉपिक क्वेश्चन ना आए, 2 क्वेश्चन देने तो गद्य खंड से 2 क्वेश्चन रख दिए जाए, या फिर काव्य खंड से 2 क्वेश्चन दिए जाए, पद्य साहित्य से आए ना, ऐसा भी हो जाता है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 है और एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ओके, तो आपको क्या तैयार करके रखना है, और बस कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम कहानी और उपन्यास में अंतर। बहुत ज्यादा आसान है। कहानी होती है एकदम छोटी होती है, उपन्यास क्या बड़ा होता है। समझ लीजिए कहानी आपकी 2 पेज की है, उपन्यास एकदम क्या 50 पेज का, इस टाइप से। तो कहानी एकदम छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, पहला आपका अंतर हो जाता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। अब कहानी जब छोटी है तो जो पात्रों की संख्या होगी वो क्या कम होगी, तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। उपन्यास बड़ा होता है तो यहाँ आपका क्या है उपन्यास में पात्रों की संख्या क्या अधिक होगी। फिर इसके बाद जो परीक्षा है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जबकि गोदान है जो आपका प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है एक उपन्यास है। तो यहाँ से मैंने आपको 4 अंतर दिए, आपको क्या है तो आपको 3 अंतर एकदम याद करके रखना है। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है, कोई भी आपका टॉपिक हो, ओके, चाहे कहानी हो, चाहे आपका उपन्यास हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, आपको 2 जैसे आपको कोई भी टॉपिक की हर के आपको 2 नाम याद रखने में, 2 कहानी याद कर लीजिएगा, और उनके राइटर कौन है वो आपको याद रखना है। 2 उपन्यास याद कर लीजिएगा, उनके राइटर कौन है वो उनका आपको याद करके रखना है। तो आपको क्या है सीरियस प्रकार से भी आ सकता है कि 2 कहानियों के नाम लिखिए और उनके क्या है उनके लेखक लिखिए, इस टाइप से। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके अब आने के हाई चांस है, क्योंकि अब का ये वाला क्वेश्चन देखिए सब आपके इंपॉर्टेंट 4-5 इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी जो 2 तो आपके 2024 में आ चुके, तो अब नाटक और एकांकी आपका 25 में आ सकता है, तैयार करके आपको रखना है। नाटक और एकांकी में अंतर बहुत ज्यादा आसान भी है। क्या होता है फिर देखिए, एकांकी एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक, नामी में राज छुपा हुआ, एकांकी एक अंक। तो यानी एकांकी में क्या है मात्र 1 अंक होता है, जबकि नाटक में क्या है कई सारे अंक होते हैं। अंक को आप यहाँ घटना से मान सकते हो, एकांकी में क्या एक ही घटना होती है और आपको क्या है नाटक में कई सारी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ आपको अंक शब्द लिखना होगा। तो एकांकी में 1 अंक, एकांकी 1 अंक, तो एकांकी में मात्र 1 अंक होता है, नाटक में कई अंक होते हैं। अब यहाँ आपका जो एकांकी है वो छोटा रूप है और आपका जो नाटक है वो बड़ा रूप होता है। जब नाटक में क्या है पात्रों की संख्या इसलिए अधिक होती है, क्योंकि क्या नाटक है एकांकी की तुलना में क्या बड़ा होता है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है नाटक की अपेक्षा क्या है कम होती है। अब जो नाटक है वो दृश्य काव्य का एक बृहद रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप है। क्लियर है? तो ये 3 अंतर दिए, 2 आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल सिंपल मैंने आपको दिया हुआ है जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। ओके, एकदम बिल्कुल भी इसमें आपको कोई भी पॉइंट डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। ओके, इस बार नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये भी दोस्तों आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका ये क्वेश्चन था। ओके, तो अब जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में से आत्मकथा और जीवनी में आ गया। ओके, और आपका कौन सा आया था अभी आपका कहानी और उपन्यास में अंतर आ गया। तो अब ये तो आपका कम चांस है कि रिपीट हो जाए। तो आपका यहाँ कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपका नाटक और एकांकी में आ सकता है या संस्मरण लेखा चित्र में आ सकता है। ओके, तो वो उनको ज्यादा फोकस आपको करना है, भाई पढ़ लेना है, कोई आपका कठिन नहीं है, 2 लाइन आपको याद करनी है और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। जीवनी और आत्मकथा, आत्मकथा यानी अपनी कथा, आत्मकथा यानी अपनी कथा जिसमें लेखक क्या अपनी कथा बताए वो आत्मकथा। जीवनी में क्या होता है लेखक वह दूसरे की कथा बता, अब दूसरे में यहाँ महापुरुष की लिखता है। ओके, तो आपको क्या पहला ही पॉइंट है, जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी क्या है, जीवनी लिखती है किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखे, किस व्यक्ति पर जो महापुरुष हो, महापुरुष व्यक्ति पर लिखी जाती है। आत्मकथा क्या स्वयं के ऊपर लिखी जाती है, स्वयं के जीवन की घटनाओं के ऊपर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। अब किसी हम क्या महापुरुष के ऊपर लिख रहे हैं, ओके, तो उसका हम क्या सत्य घटना ही लेंगे, जबकि आत्मकथा में काल्पनिक भी हो सकती है। अब क्यों हो सकती है आत्मकथा काल्पनिक, क्योंकि लेखक क्या है इसमें अपने बारे में लिख रहा है। अब अपने बारे में लिखना है तो सब अच्छा ही लिखेगा। ओके, और कुछ बनावटी बातें भी लिख देगा, जैसे अपनी झूठी झूठी तारीफ भी कर दे। तो इस प्रकार से क्या है आत्मकथा में हमें काल्पनिक हो सकती है।
जीवनी में क्या है, प्रेरणादायक होगी। अब क्या क्यों होगी प्रेरणादायक? क्योंकि जीवनी से में क्या है, पढ़ने से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि किसी महापुरुष पर लिखी जा रही है, महान व्यक्ति पर लिखी जा रही है, और जब महान व्यक्ति की बातें पढ़ेंगे तो मैं क्या प्रेरणादायक होगी। और आत्मकथा से मैं प्रेरणा प्राप्त हो, यह क्या आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके बाद कलम का सिपाही क्या है, अमृत राय की जीवनी है, और मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की क्या एक आत्मकथा है। क्लियर है? तो ये तो आपको जरूर याद करना है। मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन आपको वो काम करना है। अभी मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको सभी पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपका नाटक है, एकांकी है, आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, ओके, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, ये आपके जो टॉपिक है, निबंध है, जितने आपके टॉपिक हैं आपके, ओके, 8-10 टॉपिक हैं, सब में आपको क्या करना है, सबके 2 आपको तैयार कर लेना है, उनके नाम और उनके क्या लेखक। 2 जीवनी आपको याद कर लेना है, उनके राइटर नेम तैयार कर लेना है। 2 आत्मकथा तैयार करना है, उनके राइटर नेम। 2 नाटक आपको तैयार कर लेना है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक बताया कि कलम का सिपाही किसने लिखा, अमृत राय ने लिखा, मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि ने लिखा। तो ऐसा आपको एक मैंने आपको दिया, एक और अपनी तरफ से कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन रहेगा कि 2 आत्मकथा के नाम और उनके क्या है लेखक लिखिए, 2 जीवनी के नाम उनके लेखक लिखिए, 2 एकांकी के नाम उनके लेखक लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, इसलिए आपको तैयार कर लेना। बाकी मैंने एक तो आपको बताया, यहाँ एक अपनी तरफ से और पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, 2 लेखक व उनकी रिपोर्टाज लिखी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और प्रीवियस यानी हम मान लीजिए 2016-17 इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके होंगे, तो इसलिए आने के हाई चांस है। इस टाइप का सेम आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पहले आ चुका है, मतलब 2016-17 समझ के आप समझ लीजिए, उस टाइम का इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो आपको तैयार करके रखना है। सीधे आपसे कहा जाएगा कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानी के नाम उनके लेखक लिखिए, तो आपको जरूर तैयार करके रखना है। ओके, 2 ज्यादा नहीं, 2 आपको तैयार करके रखना है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारा रिपोर्टाज टॉपिक। तो रिपोर्टाज किसे कहते हैं, 2 लेखक और उनकी रिपोर्टाज लिखना है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, और अंग्रेजी में शब्द रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी शब्द क्या है, रिपोर्ट है। किसी घटना का वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग करने। ओके, आपने सुना न्यूज वाले क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक घटना में दिखाते हैं। न्यूज वाले क्या है, वास्तविक घटना दिखाते, तो कह रहे हैं देखो हम यहाँ अब लाइव आ चुके हैं और हम यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग यानी वो यहाँ का क्या है, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो रिपोर्टाज एक ही लाइन बिल्कुल आसान दिया हुआ है परिभाषा, किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। किसी घटना का वास्तविक वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और जिसका अंग्रेजी शब्द होता है रिपोर्ट। इतना आपको तैयार करके रखना है। अब यहाँ आपको 2 आपको क्या बताने हैं, रिपोर्टाज और उनके बताने हैं लेखक। तो देखिए, तूफानों के बीच ये किसने लिखा, रागी राघव ने लिखा, और इसके बाद है रागी राघव ने, और इसके बाद है युद्ध यात्रा, ये धर्मवीर भारती ने लिखा। तो ये 2 रिपोर्टाज दिए हुए, उनके लेखक दिए हुए। इसी प्रकार से आपको सेम कहानी भी आपको तैयार कर लेना, नाटक, और इसी बार से एकांकी, 2 आपकी एकांकी और उनके लेखक, 2 आपको नाटक और उनके लेखक। ओके, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए बताइए कि हिंदी निबंध साहित्य को किन किन वर्गों में विभक्त किया गया है, उनके नाम काल अवधि सहित लिखिए। ओके, चलिए देख ले। अब देखिए, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे 4-5 जो आपको मैंने अंतर वाले यहाँ से हाई चांस रहते तैयार करा दिए, फिर भी आपको और भी जो कुछ 4-5 क्वेश्चन है उनको भी है 2-2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है। देख लेते हैं। पहले तो आपको क्या निबंध की परिभाषा, तो अभी तो हमने क्या बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा तैयार कर ली है। अब आपको क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी निबंध की परिभाषा प्रसिद्ध है, उसको भी पढ़ के रखना है। तो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। बस एक ही लाइन उन्होंने कहा, एक ही लाइन है, बस आपको याद करके रखना है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बस इतना है। ये है क्या है, किसकी परिभाषा है, निबंध की परिभाषा है, है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके, अब ये क्या है, बहुत कम शब्दों में कहते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होती है। अब इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग। ओके, बाकी आपको क्या करना है, आपको तो एक लाइन में उसकी फैक्ट टाइप का है, याद करके आपको रखना है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में क्या बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है, तो अगर निबंध को हम बात करते हैं, निबंध गद्य साहित्य की जो निबंध वाला है, वो निबंध वाले सेक्शन को 4 युगों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद का युग। ओके, उनका डेट भी दिया हुआ है। ये क्या है, ये आपके निबंध के विभाजन है। जो निबंध का साहित्य उसके इन 4 भागों में बांटा गया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, मैंने आपको पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर वाला हो, चाहे आपका बुक इंपॉर्टेंट हो, मतलब कंप्लीट एमपी बोर्ड के जितने आपके हिंदी का पूरा सिलेबस है सबको आपको तैयार करा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। ओके, स्पेशल। साथ ही दोस्तों आपको है एकदम पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। कम समय में दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, वो सब भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स
कोर्स की फीस की बात करें 249 रुपए का आपको कोर्स है। ओके, 50 रुपए इसमें क्या ऑफ कर दिया गया है, तो अब मात्र यह कोर्स पूरा हिंदी का आपको क्या 199 रुपए में 199 रुपए में दिया जा रहा है। तो आपको क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप क्या कोर्स को ले सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के निबंधों की 2 विशेषताएं लिखिए। अब शुक्ल युग का जो निबंध है ओके, ये निबंधों की बांटा गया है। ओके, निबंध बस इन हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ जो शुक्ल युग है, यहाँ जैसे आपका देखा पहले भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा शुक्ल युग है और फिर शुक्लोत्तर युग है। तो यहाँ जो शुक्ल युग है उसकी आपकी निबंध की 2 विशेषताएं पूछी कि उस युग के जो निबंध लिखे जाते थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। जी सेम उसी बार से जैसे हम छायावाद की विशेषता पढ़ते हैं, व्यक्तिवाद की विशेषता प्रयोगवाद में, पद्य साहित्य के इतिहास में, सेम इसी बार से हम क्या है गद्य कवि सेक्शन यहाँ बटे हुए। ओके, तो आपको बस 2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं, पहला है निबंधों में गंभीरता के साथ हास्य व्यंग के दर्शन भी होते थे। मतलब क्या गंभीर बातें होती लेकिन उसमें क्या बीच बीच में थोड़ा मजाक भी रहता था। और शैली अत्यधिक पूर्ण और प्रभावोत्पाद थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट शुक्लोत्तर युगीन निबंध की विशेषता है। अभी ये शुक्ल युग की थी, अभी एक शुक्लोत्तर युग की। ओके, तो शुक्लोत्तर युग की निबंध की क्या विशेषता है कि इस युग में भावनात्मक एवं आत्मपरक निबंध की रचना की गई, विषय वस्तु में विविधता को अपनाया गया। फिर द्विवेदी युगीन गद्य की विशेषता है। ओके, गद्य में नहीं निबंध की हम बात हो रही है। तो भाषा परिमार्जन थी और दूसरा पॉइंट है कि व्याकरण निष्ठ रचना को प्रोत्साहन। तो ये है आपकी द्विवेदी युगीन निबंध की विशेषता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा निबंध वाला थोड़ा हल्का सा टॉपिक डिफिकल्ट रहता है और टॉपिक है। ओके, तो ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, बाकी अब हमने आपको समझाई दिया तो बाकी आपको टॉपिक अब बन ही जाएंगे। संस्मरण के लेखन किसे कहते हैं और 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी संस्मरण की आपको परिभाषा देनी है और उसकी क्या है 2 विशेषताएं लिखनी है। तो संस्मरण तो मैंने आपको अंतर बताया वही आपको यहाँ लिख देना है। ओके, तो बस जीवन का मार्मिक अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर, स्मृति ये मेन पॉइंट है, आपको स्मृति शब्द आना चाहिए। या मैंने आपको अंतर में कहा स्मृति पटल पर अंकित लिखा। क्या होता है स्मृति पटल पर अंकित, यानी याद करता है अपनी घटनाओं को फिर लिखता है। तो जीवन की मार्मिक अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर प्रभावशाली भाषा में चित्रित करना ही संस्मरण कहलाता है। सिंपल है। अब विशेषता, तो विशेषता से आपको इसमें इस पहली विशेषता है कि संस्मरण का संबंध प्राय महापुरुषों से होता है। मतलब जो संबंध जो हमारे संस्मरण लिखे जाते हैं वो महापुरुष की घटनाएं को सोचकर लिखे जाते हैं। दूसरा, इसमें व्यक्तिपरकता का तत्व तो विद्यमान रहता है। मतलब इसमें क्या है व्यक्तिपरक यानी जो लेखक होता है वो कुछ अपनी बातें भी इसमें ऐड करता है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेखा चित्र किसे कहते हैं और इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो रेखा चित्र क्या है, जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक चित्रण करते हैं कि आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाए, उसे रेखा चित्र कहते हैं। मतलब देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चित्र बना दिया जाएगा तुम्हारे सामने चित्र आ जाएगा। मान लीजिए मैं हाथी की बात कर रहा हूँ तो मैंने हाथी के चित्र बनाया तभी दिखे। मतलब हाथी को इस टाइप से डिजाइनिंग से मतलब उस शब्दों के माध्यम से लिख देना कि एक उसका क्या होता है, एक पीछे पूंछ होती है, 2 खंबे जैसे उसके पैर होते हैं, एक बड़ी सी उसकी सूंड होती है। ऐसे में बोल रहा हूँ। ओके, मैंने चित्र नहीं बना लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ तो आपके मन में किसकी इमेज आएगी, हाथी की इमेज आएगी। तो इसी बार से तो लेखक इस तरीके से लिखता है किसी बात को, इस टॉपिक को इस तरीके से लिखता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में उसका चित्र बनने लगता है। वही आपका कहलाता है रेखा चित्र। तो जब भी लेखक क्या करे, किसी घटना वस्तु या व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक चित्रण करे कि हमारी आंखों के सामने या पाठक के सामने उस चित्र सामने आ जाए, वो रेखा चित्र कहलाता है। क्लियर है। विशेषता में क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन होता है। इसमें लेखक रंगोत्प्रेरक शब्दावली का क्या प्रयोग करता है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाकी हमने अंतर में पढ़ा है तो लगभग वही विशेषता में वही आप पॉइंट सेट कर सकते जो अंतर में आपने पढ़े हुए। ओके, नेक्स्ट जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी का नाम लिखिए। किसी एक आपको जीवनी का नाम लिखना है। तो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है। यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ही लिखी जाती है। अगर आत्मकथा होती है तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी क्या है, किसी दूसरे पर लिखी जाती है, महापुरुष पर लिखी जाती है। आत्मकथा अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही प्रसिद्ध जीवनी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ अंतर, फिर भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन क्यों दिए हैं ताकि इस टाइप को भी आता तो आपको फिर समझने में दिक्कत ना हो कि यार इस टाइप को तो बता ही नहीं सर ने, क्योंकि मैंने आपको एक बार से बता दिया, आपको समझा दिया है आपकी जीवनी और आपका आत्मकथा में आपका अंतर बताया। तो उसी में मैंने लगभग आपको वो चीजें समझाई। ओके, फिर उपन्यास की परिभाषा लिखिए। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि का सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। ओके, मतलब जैसे हमने निबंध का देखा, किसी राइटर के अनुसार देखा, लेखक के अनुसार देखा, उपन्यास का भी ऐसे आपको तैयार करना है और साथ ही आपको क्या है बस ये आपकी मेन रहती है, उनका मैंने बता दिया है। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। इतना आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। साथ ही जो मैं आपको एक काम बताया वो भी आपको कर लेना है कि जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे जीवनी, आत्मकथा, ओके, संस्मरण वाला है, सभी को आपको क्या 2-2 आपको नाम तैयार कर लेना। उनके लेखक कौन कौन है वो आपको तैयार कर लेना। 1-2 तो मैंने बता दी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो कलम का सिपाही है ये क्या है, जीवनी है, किसने लिखी, अमृत राय ने लिखी, इस टाइप से। ओके, तो इस बार से आपको क्या है 2-2 सबके हर टॉपिक का तैयार करके रखना है। तो इतने में आपको क्या है काम हो जाएगा। बाकी अंतर वाला मेन होता है, वहां से आपको क्वेश्चन आने के हाई चांस है।
जिसमें नाटक और एकांकी में अंतर हो जाता है, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर हो जाता है, ये एकदम सिलेक्टेड है, तो इनको आपको एकदम तैयार करके रखना ही है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।